आपका स्वागत है। आज अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल बीए फाइनल ईयर के लिए अपना ये सिलेबस में होता है। आधुनिक काल, आधुनिक काल को एक नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल में दिए। आज अपने काव्य की बात करें कि काव्य में हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो किन वर्गों में विभक्त है, किन वर्गों में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय युग। इसका समय रहा सन 1850 से लेकर 1900 ईस्वी। एक बात अपने करें कि जो युग है वो या तो किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर जिन्होंने उस पूरे कालखंड को अपनी लेखनी से प्रभावित किया उनके नाम पर बनते हैं, नाम के आधार पर, और दूसरा होता है प्रवृत्ति के आधार पर। कोई काव्य की ऐसी प्रवृत्ति होती है जिस प्रवृत्ति ने उस पूरे कालखंड को, उसी प्रवृत्ति की कविताएं अधिक रही तो अपने उस काल को उस प्रवृत्ति के आधार पर जान सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के दूसरे काल को अपने भक्ति काल कहते हैं, तो उस पूरे भक्ति काल के 200 सालों के अंदर भक्ति काल भक्ति से संबंधित रचनाएं हुई। तुलसीदास जैसे कवि हुए, सूरदास जैसे कवि हुए, भक्त हुए, संत हुए, तो उन सबको लेकर इसीलिए वो काल भक्ति काल रहा। तो अपने ये भारतेंदु युग सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ये काल रहा, जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु युग समय इसका रहा 1850 से लेकर 1900। इसके बाद जो दूसरा क्रम आता है वो है द्विवेदी युग का। द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दूसरा युग बना जिसे अपने द्विवेदी युग कहते हैं। इसका समय रहा 1900 से लेकर 1918 कहीं लिखते हैं, लेकिन अपने इसे 1920 माने। कारण इसका मैं आपको बताऊं, कारण इसका यह कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन अपने हाथ में लिया 1903 और उसे 1920 तक उन्होंने चलाया। इसीलिए इसकी अंतिम सीमा को अपने 1920 माने तो अधिक उचित रहता है। कई किताबों में 1916 1918 का भी वर्णन है, लेकिन अपने इसे 1920 तक समझे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए बड़ा कार्य किया, इसीलिए इन्हें सृजक के स्थान पर नियामक कहते हैं। यानी इनका सृजन जो था उससे ज्यादा ये नियामक के तौर पर प्रसिद्ध रहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। समय 1900 से लेकर 1920 तक का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो दो काल हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा। यानी यहाँ पे लेखन जो था वो हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में होने लगा, यानी लोग जो है जागृत होने लगे, और ये जो युग था यहाँ पर उस हिंदी के अंदर अब सुधार होने लगे, इसीलिए जागरण सुधार काल अपने इस काल को कह सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस युग को जिन्हें द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग के प्रसिद्ध कवियों में भी तो कवि खूब रहे प्रसिद्ध, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कवि जो इस युग के रहे मैथिलीशरण गुप्त रहे, जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अपनी अनेक अनेक कविताएं उन्होंने लिखी, अनेक उन्होंने यूँ समझो कि महाकाव्य लिखा, खंडकाव्य लिखे, खूब उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त। इसके बाद में जो तीसरा युग आता है वो आता है छायावाद। छायावाद का समय अपने माने 1920 से लेकर 1936। छायावाद यूं तो ये नाम एक तरह से व्यंग रूप में कहा गया, क्योंकि इस काल में रहस्य की प्रवृत्ति अधिक थी, कविता में रहस्यवाद अधिक था। इसीलिए जैसे यूं कहा गया कि जैसे वृक्ष किस स्थान पे है उसकी छाया अन्यत्र पड़ती है, उसी तरह से यहाँ की जो कविता है इन कविता का अर्थ कोई भिन्न ही निकलता है, इसीलिए छायावाद। लेकिन ये नाम इतना रूढ़ हो गया कि बाद में छायावाद नाम से ही अपने इस युग को पुकारने लगे। इस युग में 4 महत्वपूर्ण कवि हुए, जिनमें 3 कवि और 1 कवियत्री, जिन्हें इस युग के ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति कहा जाता था। जयशंकर प्रसाद और इसके अलावा अपने सुमित्रानंदन पंत, इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये युग था छायावाद का। फिर उसके बाद में आगे बढ़ी कविता और छायावाद से अपने चले प्रगतिवाद की।
का समय रहा 1936 से लेकर 1943, प्रगतिवाद। अब यूं नाम प्रगति से तात्पर्य आगे बढ़ना होता है, लेकिन साहित्य के अंदर प्रगति से तात्पर्य वो चीजें जो साम्यवाद, यानी जिसे राजनीति के अंदर अपने मार्क्सवाद कहें और दर्शन में जिसे अपने साम्यवाद कहें, उसे अगर कविता में कहना है तो उसे अपने प्रगतिवाद कहेंगे। ये था प्रगतिवाद, जिसने ये कहा कि इस संसार में मनुष्य की दो ही जातियां निवास करती है, एक तो मालिक है और दूसरा नौकर है, एक तो शोषक है और दूसरा शोषित है, एक तो पीड़ा देने वाला है और दूसरा पीड़ा सहने वाला है। ये वो युग था 1936 से लेकर 1943 तक। बड़े महत्वपूर्ण इसमें कवि हुए, बाबा नागार्जुन जैसे कवि हुए, दिनकर जी जैसे कवि हुए, और इन कवियों में भी जो छायावाद के अंदर थे, अपने पंत जी ने भी प्रगतिवाद को लेकर कविता लिखी है, निराला जी ने भी लिखी है। तो इस तरह से ये जो युग था प्रगतिवाद बड़ा महत्वपूर्ण युग है, लेकिन इसका समय कुछ कम रहा 1936 से लेकर 1943। कारण ये था, हालांकि प्रगतिवाद के तत्व कविता में सदैव से मिलते हैं, लेकिन इस समय के दौरान अधिकतर इसी भाव को लेकर लिखी गई कविताएं थी। लेकिन ये युग एक तरह से यूँ समझो कि अहिंसा की बात करता है। तो महात्मा गांधी के देश में, बुद्ध के देश में अहिंसा की बात कविता के अंदर एक समय तक चल नहीं पाई, और ये काल जो था 1943 में इसका अवसान अपने माने। देखिए, जिस काल का अवसान होता है, यानी कोई नया युग आता है, तो उस युग का मतलब ये नहीं कि अचानक से सब कुछ खत्म होता है। कविता के अंदर प्रगतिवाद के तत्व तो आगे भी मिलते रहे, लेकिन मोटे तौर पर वहाँ उसका समापन हो जाता है। तो यहाँ पर एक बड़े व्यक्ति उभर कर आए, जिन्होंने पूरे कविता खंड को, पूरे कालखंड को उन्होंने आलोकित किया अपने प्रकाश से, और कविता के अंदर जिन्होंने प्रयोग को तरजीह दी। वो प्रयोग जो था वो बिंब के तौर पर था, भाषा शैली के तौर पर था, विषय के तौर पर था। विभिन्न विभिन्न प्रयोग जब कविता के अंदर होने लगे तो युग बना प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जो समय था वो 1943। ये 1943 का युग इसीलिए इसमें अपने माने, क्योंकि अज्ञे जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का तार सप्तक जो था, यानी नए विषय, नए भाव, नई भाषा शैली को लेकर जब कुछ कवि कविताएं करने के लिए प्रस्तुत उन्होंने किए और उनको संकलित उन्होंने किया अपनी पुस्तक में, जिसका नाम तार सप्तक था, जो आया 1943 में। तो इस युग का समय 1943 रहा, और इसे अपने माने कि ये रहा 1953। प्रयोगवाद। अब यूं प्रयोगवाद और नई कविता, इन दोनों को अपने अलग, बस एक यूं समझे दिखाने के लिए अलग रहते हैं, अन्यथा वो एक ही जैसा भाव इसके अंदर रहता है। ये 1953-54 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि नई कविता जगदीश गुप्त ने नई कविता नाम से एक पुस्तक निकाली, इसीलिए इस युग का नाम नई कविता रहा, और समय इसका 1953 रहा। विभिन्न नाम भी इसको मिले, 1960 से भी इसका समय गिना जाता है, लेकिन बहरहाल अपने यही माने कि नई कविता का समय 1953 से आरंभ होता है, जो आज के युग तक। बात करें प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद अज्ञे जी के तार सप्तक से आरंभ होता है। तार सप्तक 1943 में आया, जिसे अपने तार सप्तक ही बोलते हैं। फिर आया दूसरा तार सप्तक। दूसरे तार सप्तक का समय था 1959। यहाँ पे दूसरा तार सप्तक अज्ञे जी का आया, माफ करें, ये 1949 है। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1949 में, फिर उसके बाद में अगला तार सप्तक 1959 में, फिर अगला 1974 में। इस तरह से अज्ञे जी के तार सप्तक आए। ये हिंदी आधुनिक काल, जिसे अपने गद्य काल भी कहते हैं, उसका एक तरह से वर्गीकरण है विभिन्न कालों के अंदर, जो कविता के अंदर आते हैं। अपने पुनः एक बार बात करें। सबसे पहले भारतेंदु युग, समय 1850 से लेकर 1900, या 1850 इसीलिए समय इसका अपने मानते हैं, कुछ लोग 1857 मानते हैं, लेकिन जन्म हुआ भारतेंदु युग का 1850 में, इसीलिए इस पूरे कालखंड को अपने भारतेंदु युग जाने
जानते हैं 1850 से लेकर 1900 तक का। भारतेंदु जी थे इसमें महत्वपूर्ण कवि तो, लेकिन इसके साथ उनके भारतेंदु मंडल के अन्य और भी जो कवि थे, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास आदि कवि इस युग में भारतेंदु युग में। यहाँ इस युग की विशेषता ये थी कि यहाँ पर जो गद्य था वो गद्य तो खड़ी बोली हिंदी में लिखा जाने लगा, लेकिन पद्य यानी कविताएं अभी भी ब्रज भाषा के अंदर लिखी जा रही थी। कुछ प्रयास हो रहे थे खड़ी बोली हिंदी के भी, लेकिन अधिकतर कविताएं अभी भी ब्रज भाषा ही में लिखी जा रही थी। फिर जो दूसरा काल आया महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में, द्विवेदी उन्हीं के नाम से जो युग बना, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक। यहाँ पे आके कविता की जो भाषा थी, यानी लोगों के मन में जो ये वहम था, जो ये शंका थी कि जो खड़ी बोली हिंदी है वो खड़ी खड़ी है, यानी उसमें कोमल कविताएं हो नहीं सकती। तो इस सारे भ्रम को तोड़ने का कार्य द्विवेदी युग में हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में। और इस कार्य को अंजाम देने वाले अन्य कवियों के अलावा जो महत्वपूर्ण कवि थे वो थे मैथिलीशरण गुप्त, जिन्होंने ये साबित किया कि जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली हिंदी में हो सकती है और भी अधिक सरस हो सकती है, और भी अधिक मीठी हो सकती है, मधुर हो सकती है। ये कार्य मैथिलीशरण गुप्त ने किया। देखिए, गुरु अगर बहुत जो समझो कि मार्गदर्शक होता है, और इसी मार्गदर्शन की वजह से बहुत कुछ इस द्विवेदी युग के अंदर अच्छा लिखा गया। भारत भारती की रचना इस युग में मैथिलीशरण गुप्त ने की, जिसके आधार पर अपने उन्हें हिंदी का पहला राष्ट्र कवि मानते हैं। तो यहाँ पर द्विवेदी युग में द्विवेदी जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि द्विवेदी जी जो थे वो नियामक अधिक अच्छे थे सर्जक के बजाय। तो उन्होंने एक निबंध लिखा, जिस निबंध का नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये निबंध भी पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था, काव्येर उपेक्षिता के नाम से। इसे उन्होंने हिंदी में अपने भाव लेकर उन्होंने पुनः लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो सीता जो थी वो अपने पति के साथ गई। सीता का खूब महिमा मंडित किया गया, करना उचित भी था, क्योंकि उन्होंने राजसी वैभव को बिना वनवास के छोड़कर अपने पति से उन्होंने जाना उचित समझा। लक्ष्मण चूंकि छोटे भाई हैं इसलिए वो भी गए, उनका भी खूब सम्मान हुआ। लेकिन एक स्त्री जिसने बिना वनवास के, उनके पति चले गए भाई की सेवा में, और उन्होंने 16 वर्ष तक, माफ करें 14 वर्ष तक अपने पति का इंतजार किया, उस विरह को भुगता, लेकिन उस विरह को लेकर तुलसीदास जी की 2-4 चौपाई के अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया। और इसके अलावा और भी ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने त्याग सहा, विरह सहा, लेकिन उन पर ध्यान कवियों ने नहीं दिया। तो एक तरह से ध्यान आकृष्ट किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सभी कवियों का। तो इन्हीं से प्रेरणा पाकर, उसी निबंध से प्रेरणा पाकर अपने मैथिलीशरण गुप्त ने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था साकेत। साकेत लिखा, जो आधुनिक हिंदी में रामचरितमानस के बाद भगवान राम को लेकर लिखा गया बहुत बड़ा महाकाव्य अपने उसे मान सकते हैं। लेकिन इसके अंदर उन्होंने उर्मिला को समर्पित किया अपना सर्ग 9। उस 9 नंबर सर्ग के अंदर उर्मिला के विरह को उन्होंने महिमा मंडित किया है, और इसे आशीर्वाद माना किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और उन्होंने एक श्लेष का दोहा भी है इस संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण, कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, है ना। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, तो भगवान बजरंगबली की, हनुमान जी की उन पर कृपा रही कि उन्होंने उसे लोक भाषा में लिखा। ब्रज में लिखना चाहते थे, लेकिन ऐसा स्वप्न में दर्शन हुआ, कहते हैं हनुमान जी, और उन्होंने लोक भाषा अवधि में लिखने के लिए प्रेरित किया। और वो जो ग्रंथ था वो अपने आप में अपने मानते हैं कि भगवान राम को जानने के लिए, समझने के लिए उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो उसी तरह से ये महावीर का जो आशीर्वाद, इस महावीर शब्द में श्लेष है, एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक तो बजरंगबली और दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अगर आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं साकेत नहीं लिख सकता था, ऐसा उन्होंने कहा। इसने मैथिलीशरण गुप्त ने, ये जो द्विवेदी युग के अंदर सारी जो बातें ये घटित हुई, अपने द्विवेदी युग को
आधुनिक हिंदी का सबसे ये समझो कि महत्वपूर्ण युग कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई। कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं थे, उन्होंने कहा कि जिस कविता के अंदर देशभक्ति की बात नहीं होगी, राष्ट्रीयता की बात नहीं होगी, मैं उस कविता को कविता ही नहीं मानता। और उन्होंने ब्रज भाषा में लिखने से लोगों को रोका और अपनी सरस्वती पत्रिका में उन कविताओं को तरजीह दी, उन कविताओं को शामिल किया जो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई। और अगर उनमें सुधार भी अपेक्षित है तो उन्होंने स्वयं सुधार किया। कहते हैं कि कुछ कुछ कविताएं तो ऐसी थी जिनमें पूरा का पूरा ही सुधार हुआ, पूरा का पूरा सुधारा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन कवि का नाम वही रखा जो उस मूल कवि का नाम था। कविता को पूरी तरह बदला लेकिन नाम उनका। ये कारण था कि उन्होंने हिंदी में लिखने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और उन्हीं का परिणाम था कि द्विवेदी युग के अंदर बहुत अच्छी अच्छी राष्ट्रीयता से भरी कविताएं, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही जैसे कवि हुए जिन्होंने लिखा अपनी कविताओं की, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। ऐसा द्विवेदी युग में लिखा है। फिर अपने द्विवेदी युग से निकल के आगे बढ़े छायावाद में। ये युग था छायावाद का, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 महत्वपूर्ण कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन्हें उस युग के ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता था, पंत जी को विष्णु कहा जाता था, निराला जी शिव थे ही और महादेवी शक्ति। उस युग के अंदर ये वो युग छायावाद का जिसमें कामायनी जैसा महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, निराला जी द्वारा लिखी गई विभिन्न अच्छे अच्छे भावों की कविताएं छायावाद की सीमा से परे निकल कर उन्होंने प्रकृतिवाद तक को छुआ। जिन्होंने पंत जी, जिन्होंने प्रकृति की गोद में जो पले और प्रकृति को यूँ समझो कि प्रकृति को ही सब कुछ उन्होंने देखा। क्या लिखते हैं एक अपनी कविता में कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुर्लोचन, भूल अभी से इस जग को। यानी नारी से अधिक आकर्षण उन्हें प्रकृति में लगा, प्रकृति को उन्होंने माँ माना, प्रकृति को उन्होंने अपनी प्रेमिका माना। इस तरह के भाव छायावाद के अंदर पंत जी की कविता में अपने को मिलते हैं। और प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है इस भाव का कि सिद्ध करें कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो ये थे पंत, जिन्होंने ग्राम्या जैसा ग्रंथ लिखा जो प्रगतिवाद की सीमा में आता है। फिर उसके बाद में युग आया प्रगतिवाद का। जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीति में जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है और दर्शन में जिसे अपने साम्यवाद कहा जाता है, वही कविता में जब आता है तो उसे अपने प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद ने शोषकों और शोषितों को लेकर कविताएं लिखी, पीड़ा देने वाले, पीड़ा सहने वालों का वर्णन उन्होंने किया कविता में, और अच्छे भावों की कविता लिखी। दिनकर जैसे कवि हुए, दिनकर जी ने अपने ग्रंथ कुरुक्षेत्र के अंदर इस भाव की खूब बातें लिखी कि एक बड़ा प्रसिद्ध उनका है कि न्याय को लेकर उन्होंने उसमें लिखा था अपने प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद ये युग था, दिनकर की उसमें अच्छी कविताएं अपने को पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा बाबा नागार्जुन जैसे कवि रहे उस युग के अंदर, त्रिलोचन जैसे कवि हैं। और फिर उसके बाद में अपने प्रसाद को छोड़े पंत और निराला, इन दोनों की कविताओं के अंदर अपने प्रगतिवाद के खूब दर्शन होते हैं। ये युग था प्रगतिवाद का। अपने लिखते हैं इसमें अपने दिनकर जी, जैसा मैंने आपको उल्लेख करना चाहा था, स्मरण में मेरे दोहा पद आया नहीं, वो है यूँ है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ननर का सम हो, और नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये भाव थे प्रगतिवाद के कि शांति उस समय तक स्थापित नहीं हो सकती जब सुख और दुख इन दोनों में बराबर का हिस्सा नहीं हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ननर का सम हो। एक के पास सुखी सुख है, दूसरे के पास दुखी दुख है, तो शांति कैसे रह सकती है? तो शांति कुरुक्षेत्र में लिखा गया था कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ननर का सम हो, और नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस भाव की कविताएं प्रगतिवाद के अंदर लिखी गई। प्रगतिवाद का समय कुछ कम रहा। फिर उसके बाद में अपने बात कर रहे थे प्रयोगवाद की, जो 1943 से लेकर 1953 तक रहा। नए नए भावों और नए नए विषयों को लेकर, नए नए बिंबों को लेकर जब कविताएं लिखी गई तो वो प्रयोगवाद कहलाया। इस प्रयोगवाद के अंदर अज्ञे जी ने 1943 में जो तार सप्तक निकाला था, उसी तार सप्तक से अपने इसको आरंभ मानते हैं, उसके बाद में नहीं करते। तो ये था आधुनिक हिंदी का इतिहास, जिसे अपने
थोड़ा पढ़ा और बाकी पुनः अपने एक एक काल को लेकर उसकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। अगली कक्षा में अपने भारतीय निरुक्त की प्रवृत्ति